हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी के लिए ही नहीं, बाकी के जो एग्ज़ाम होते हैं आपके लाइफ साइंस के, जैसे हो गया CSR नेट, गेट, ASRB नेट, तो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें फिर। पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल इन प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया इज ऑप्शन ए क्लोरोफिल ए, बी क्लोरोफिल बी, सी पोरफायरिन और डी रोडोप्सिन। क्वेश्चन में पूछा गया है जो प्लांट, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों के लिए कौन सा लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट है जो इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे कि हो गया फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए होता है और उस लाइट को ट्रैप करने के लिए कुछ पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो इन तीनों के लिए ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम लोग क्लोरोफिल ए के लिए बात करें तो ये सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर क्लोरोफिल बी के लिए देखें तो क्लोरोफिल बी प्लांट्स और एल्गी इनमें पाए जाते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट नहीं होता है। हम लोग और भी देखें तो प्लांट और एल्गी के लिए इनमें क्लोरोफिल ए भी होता है और क्लोरोफिल बी भी होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, अगर हम लोग देखें तो क्लोरोफिल ए हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल ए प्लांट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया सब में देखा जाता है। लेकिन जो बी है, क्लोरोफिल बी है, वो साइनोबैक्टीरिया में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो तीनों के लिए पूछा है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो होगा क्लोरोफिल ए। और बाकी के देख लेते हैं फिर। पोरफायरिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये रोडोप्सिन जो हो जाएगा वो हमारे आइज़ में प्रेजेंट होते हैं। आइज़ में जो हमारे रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स क्या करते हैं, जो हम लोग नाइट में देखते हैं ना, नाइट के टाइम पर जो हमारा विजन होता है उसके लिए रॉड सेल्स इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और रॉड सेल्स में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, उसका नाम हो जाएगा रोडोप्सिन। अगर हम लोग बोले कि दिन में देखने के लिए कौन से सेल्स का यूज़ होता है तो वो हो जाएगा कोन सेल, ठीक है। जो हमारे दिन में जो डे लाइट विजन है उसके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा कोन सेल, और नाइट विजन के लिए हो जाएगा रॉड सेल, ठीक है। ये हो गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग बायोजियोकेमिकल साइकिल some amount of elemental carbon was utilized by the microorganism. The phenomenon is called option A dissimilation, B immobilization, C decomposition और D हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन। तो क्वेश्चन में बोला गया है जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है उसमें एलिमेंटल कार्बन का यूटिलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो इस फेनोमेनन को कौन से टर्म से दिखाया जाता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी इमोबिलाइजेशन, ठीक है। इमोबिलाइजेशन का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये कौन करता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड तक। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के द्वारा होता है, ठीक है। और जो बाकी के देखें डिसिमिलेशन के लिए हो जाएगा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस तक कन्वर्ट होते हैं और इस कन्वर्जन में एनर्जी का रिलीज़ होता है। और डिकम्पोजिशन के बारे में बोले तो डिकम्पोजिशन कुछ ऐसे प्रोसेस जो फिज़िकल या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर का डिके या फिर ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया डिकम्पोजिशन। और न्यूट्रलाइजेशन इम्यूनोलॉजी में यूज़ होने वाला एक वर्ड है जिसमें जो एंटीबॉडी होते हैं, बॉडी के जो एंटीबॉडी होते हैं वो एंटीजन के साथ बाइंड करके, जो एंटीजन होते हैं उसके साथ बाइंड करके, तो एंटीजन का जो साइट होते हैं जहाँ पे जो एक टारगेट पर वो जो एंटीजन एंटर करेगा तो उस टारगेट को ब्लॉक कर देते हैं। क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी होता है एंटीजन के साइट पर बाइंड करके तो उस साइट को ब्लॉक कर देते हैं जिस साइट से उसका टारगेट सेल पर एंट्री होगा, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इमोबिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who demonstrated that open tubes of broth remained free of bacteria when air was free of dust.
तो कौन सा साइंटिस्ट है इसमें? 4 साइंटिस्ट है तो आपको पूछा गया क्वेश्चन में कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने दिखाया था अगर एक ओपन ट्यूब जो होता है उसमें अगर कुछ ऐसा ब्रॉथ डालें तो अगर ये ट्यूब फ्री ऑफ डस्ट है तो इसमें माइक्रोबियल अटैक नहीं होगा। मतलब बोलने का ये मतलब हो जाएगा जो एयर होता है, अगर ये एयर नहीं, ये जो अगर ट्यूब होता है, ट्यूब अगर एयर फ्री हो, ठीक है, ट्यूब में अगर कोई एयर नहीं होगा या फिर कोई डस्ट नहीं होगा तो चांसेस कम बन जाते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक भी कम होगा। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कंटामिनेशन है वो भी कम होगा। तो क्वेश्चन में जो दिया गया उसके हिसाब से आंसर बन जाएगा जॉन टिंडल। ठीक है, जॉन टिंडल। तो टिंडल ने बोला था माइक्रोब्स कुड बी प्रेजेंट ऑन डस्ट। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डस्ट पे प्रेजेंट होते हैं, डस्ट या फिर एयर पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग स्पेलेंजनी, फ्रांसिस्को रिडाई और पैस्चर के बारे में बात करें तो ये तीनों ने जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस है उसको डिस्प्रूव किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स आइसोलेशन would be appropriate for option A patient with tuberculosis, B a patient who has had minor surgery, C a patient with glaucoma और D a patient with leukemia। जो रिवर्स आइसोलेशन है तो ये इसमें से कौन से ऐसा है जिसके लिए अप्रोप्रिएट बन जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, ए पेशेंट विथ ट्यूबरक्लोसिस। तो रिवर्स आइसोलेशन कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मतलब डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं जब हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो वीक बन जाते हैं। तो ठीक है, इम्यून सिस्टम अगर वीक होते हैं तो उसको डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमारे इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो पैथोजन का अटैक है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे कुछ सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे जो फाइट कर सकेंगे। ठीक है, और ये इसके लिए हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिम्टम्स जनरल फीलिंग ऑफ इलनेस एंड डिस्कम्फर्ट इज कॉल्ड ऑप्शन ए सिस्टाइटिस, बी मेलेज, सी एनाफाइलेक्टिक शॉक, डी आर्थराइटिस। जो जनरल फीलिंग है इलनेस का और या फिर इलनेस होने से जो डिस्कम्फर्ट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा मेलेज। अगर हम लोग सिस्टाइटिस को देखें तो सिस्टाइटिस कुछ ऐसे कुछ इन्फ्लेमेशन होता है जो ब्लैडर में होता है। ठीक है, हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है तो उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन देखा जाता है जिसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। और एनाफाइलेक्टिक शॉक ये हो जाएगा जो सीवियर एलर्जिक कंडीशन है उसको बोला जाता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। और अगर हम लोग आर्थराइटिस के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा जॉइंट का जो इन्फ्लेमेशन है उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सोयाबीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सिम्बायोटिज्म। सोयाबीन में इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है? सिम्बायोटिज्म मतलब जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? बेनिफिट होता है। तो इसको हम लोग म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों बेनिफिट हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ब्रेडी राइजोबियम। ठीक है, सोयाबीन के लिए हो जाएगा ब्रेडी राइजोबियम। अगर हम लोग एजोटोबैक्टर पसपली के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा ग्रास के साथ इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है। ठीक है, और जो राइजोबियम है तो ये तो पता ही होगा लिगुमिनस प्लांट के लिए, लिग्यूम्स के लिए। लिग्यूम्स मतलब जो पीज होते हैं या फिर बीन्स होते हैं, इसके साथ हो जाएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और नोस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया होता है और इसके साथ जिसका सिम्बायोटिज्म बन जाएगा वो हो जाएगा साइकस से क्या होता है? जिम्नोस्पर्म और फर्न। ठीक है, नोस्टॉक के साथ साइकस और फर्न बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोवाइड द एविडेंस दैट बैक्टीरियाफेज न्यूक्लिक एसिड बट नॉट प्रोटीन एंटर्स द होस्ट सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन। कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसने दिखाया था बैक्टीरियोफेज का जो न्यूक्लिक एसिड है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, प्रोटीन एंटर नहीं करता। इंस्टेड प्रोटीन मतलब जो एक बैक्टीरियोफेज होता है वो अगर एक सेल के साथ अटैच हो जाता है तो इसका जो न्यूक्लिक एसिड है
वो सेल तक एंटर करता है। प्रोटीन वो कंपोनेंट नहीं है जो होस्ट सेल तक एंटर कर सकता है। तो ये किसने दिखाया था? इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हर्शी एंड मार्टा चेस। तो इसके लिए इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, ठीक है, जिसमें ये बोला गया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरुलिना बिलोंग्स टू ऑप्शन ए जेंट्रोफाइसी, बी शाइनोफाइसी, सी रोडोफाइसी और डी फियोफाइसी। स्पाइरुलिना इनमें से कौन से कैटेगरी पर बिलोंग करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा साइनोफाइसी। स्पाइरुलिना एक साइनोबैक्टीरिया होता है। और अगर हम लोग बाकी के देखें, रोडोफाइसी ये हो जाएगा रेड एल्गी, और फियोफाइसी हो जाएगा ब्राउन एल्गी, और जेंट्रोफाइसी हो जाएगा येलो ग्रीन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी, ठीक है। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़े तो मैं पहले का एक क्वेश्चन जो है ये वाला, तो इसमें जो दिया गया है ये टॉटम और जो साइंटिस्ट है टॉटम और लिडरबर्ग, तो इन दोनों ने मिलके जो प्रोसेस निकाला था वो हो जाएगा बैक्टीरियल कंजुगेशन, ठीक है, बैक्टीरियल कंजुगेशन। और अगर आप लोगों ने क्लास 12 का बायोलॉजी जो है उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए थे, 3-4 ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आज भी हम लोग मतलब एमएससी तक उसका इम्पोर्टेंस बन जाता है। तो आज भी देखें तो ये साइंटिस्ट आप लोगों ने देखा होगा मैक्लियोड, ठीक है। इनके साथ साथ और भी 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर क्या किया था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उस एक्सपेरिमेंट को किया था, ठीक है। और ये जो जिंगर, अच्छा ये लिडरबर्ग और टॉटम, इनका मैंने बोल दिया, ये कंजुगेशन का प्रोसेस निकाला था। और ये हर्शी और मार्टा चेस हो जाएगा जिसने दिखाया था डीएनए हमारे लिए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट एंटीबॉडी टू कंटेक्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज ऑप्शन ए IgG, बी IgM, सी IgA, डी IgD। इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा IgM। जो एक पैथोजन एंटर करने के बाद फर्स्ट एंटीबॉडी बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो हो जाएगा IgM। अगर हम लोग IgG के बारे में बात करें तो ये मैक्सिमम जो हमारे बॉडी में जितने सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं उनमें से मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 80% पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो IgA है ये बॉडी सेक्रेशंस में प्रेजेंट होता है, जैसे हो गया टीयर्स, सलाइवा या फिर मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द लाइट एमिटेड बाय luminescent bacteria is mediated by the enzyme option A coenzyme Q, B luciferase, C lactose dehydrogenase, D carboxylase reductase। इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा लूसीफेरेज। तो लूसीफेरेज एक एंजाइम होता है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया की जो लुमिनेसेंट प्रॉपर्टी है, जो लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए हेल्प करते हैं। तो लूसीफेरेज एंजाइम ये जो है, तो इसमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो होता है लूसीफेरिन, ठीक है, एक सब्सटेंस जो लूसीफेरिन जो ऑक्सीजन और एटीपी के साथ मिलके लाइट एमिट करने की काम करते हैं। और ऐसे कुछ बैक्टीरिया जिसमें लुमिनेसेंस प्रॉपर्टी देखा जाता है, तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया का एग्जांपल हो जाएगा वाइब्रियो फिशरी, और एक हो जाएगा सिवनेला, ठीक है। ऐसे कुछ बैक्टीरिया जो लाइट एमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द फैक्टर यूजिंग इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए फास्मिड फैक्टर, बी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, सी कॉस्मिक फैक्टर, डी ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्ट एंड शुगर प्रिजर्व फूड बिकॉज दे ऑप्शन ए मेक देम एसिड, बी प्रोड्यूस ए हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, सी डिप्लीट न्यूट्रिएंट्स, डी प्रोड्यूस ए हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। तो ये क्वेश्चन का आंसर करने से पहले 2 टर्म दिए गए हैं, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, तो ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग हाइपोटोनिक की बात करें, एक साइड में लिख लेती हूँ हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अगर हम लोग हाइपोटोनिक की बात करें, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें वाटर बहुत सारे प्रेजेंट है और उसमें एक सेल रखा गया है जिसमें वाटर कम प्रेजेंट है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन से कम वाटर प्रेजेंट है।
तो इसमें वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कम है वहाँ तक मूवमेंट होगा। और ऐसे अगर मूवमेंट हुआ तो वाटर की जो एक सेल थी उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हाइपोटोनिक कंडीशन। और वैसे ही हम लोग हाइपरटोनिक के लिए देखें तो एक सेल रखा गया है एक एनवायरनमेंट में जहाँ पे आउटसाइड में कम वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और ऐसे अगर एनवायरनमेंट रखे तो वाटर की मूवमेंट जो है वो सेल से बाहर आ जाएगा, और ऐसे होने पर जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। अगर हम लोग स्वेल की बात करें, जहाँ पे स्वेल हो रहा था हाइपोटोनिक, इस स्वेल होने को हम लोग तरजीद भी बोल सकते हैं। सेल क्या हो रहा है, तरजीद हो रहा है। और श्रिंक जब कर रहे हैं तो इसको हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड भी बोलते हैं। प्लाज्मोलाइज्ड, सेल का क्या हो रहा है, प्लाज्मोलाइज्ड हो रहा है। तो अगर सॉल्ट और शुगर प्रिजर्वेशन के लिए देखें, फूड को सॉल्ट या शुगर दे के प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसीड्यूर है, तो इसके लिए हो जाएगा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, सॉल्ट या फिर शुगर में अगर हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उसका श्रिंक होना या फिर प्लाज्मोलाइज्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस इज मेड अप ऑफ। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ये किससे बनाते हैं, तो ये हो जाएगा पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द क्वेश्चन 14, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज बाय मीन्स ऑफ। ऑप्शन ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, बी लाइटनिंग, सी अल्ट्रावायलेट, डी ऑल दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑल दी अबव। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है वो 3 टाइप से हो सकता है। एक तो हो जाएगा फिजिकल, एक तो हो जाएगा केमिकल, और जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो हो जाएगा बायोलॉजिकल। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है। अगर हम लोग फिजिकल की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका, जैसे हो गया लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग हो जाएगा, और यूवी रेस ये भी फिजिकल में आ जाएगा। अगर केमिकल की बात करें तो केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा होता है, जो हम लोग क्लास 12 में केमिस्ट्री में पढ़ते थे, हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और अगर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो बहुत कॉमन एग्जांपल हो जाएगा जो राइजोबियम है, वो फिक्स करता है नाइट्रोजन कहाँ पे, लिग्यूमिनस प्लांट पर। ठीक है, और ये मैक्सिमम अमाउंट में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following fungi is the most serious threat in a bone marrow transplant unit। इनमें से कौन सा ऐसा फंजाई है जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट में बहुत मेजरली देखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस्परजिलस। ठीक है, कैंडिडा अल्बिकेंस की बात करें तो ये कहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है, माउथ हो गया तो माउथ पर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, फिर हमारे गट पर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, थ्रोट और वेजाइना। ठीक है, इन जगह पर कैंडिडा अल्बिकेंस की इन्फेक्शन देखा जाता है। अगर ब्लास्टोमाइसिस इसकी बात करें तो इसका जो इन्फेक्शन है वो मैक्सिमम पल्मोनरी इन्फेक्शन देखा जाता है, मतलब लंग्स पर ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। और क्रिप्टोकोकस इसके लिए हो जाएगा सीएनएस, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर इनका इन्फेक्शन ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट कैन बी डन विथ द एड ऑफ। ऑप्शन ए न्यूबर्ग चैम्बर, बी एनारोबिक चैम्बर, सी मिनरल ऑयल, डी ऑलिव ऑयल। करेक्ट ऑप्शन है न्यूबर्ग चैम्बर। ठीक है, और जो एनारोबिक चैम्बर है ये यूज़ करते हैं एनारोबिक जो एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उसके इंक्यूबेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, द इमेज ऑब्टेन्ड इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। ऑप्शन ए रियल, बी वर्चुअल, सी रियल इन्वर्टेड और डी वर्चुअल इन्वर्टेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसे इमेज फॉर्म होता है, तो ये हो जाएगा वर्चुअल इन्वर्टेड। जो इमेज फॉर्म होता है वो इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल होता है। अगर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए देखें तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो इमेज होता है वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड होता है। ठीक है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन।
ऑप्शन ए कीटोलेज, बी जाइमेस, सी पेरोक्सिडेज, डी ऑक्सीडेज। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? ये हो जाएगा जाइमेस। ठीक है, जाइमेस एंजाइम अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर हम लोग कीटोलेज की बात करें, कीटोलेज या फिर ट्रांस कीटोलेज, इसका यूज़ होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्या होता है? जो राइबोस शुगर है उसका प्रोडक्शन होता है, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड है उसके लिए ज़रूरी होता है राइबोस शुगर, तो उसका फॉर्मेशन होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो हो जाएगा कीटोलेज। अगर पेरोक्सिडेज की बात करें, पेरोक्सिडेज यूज़ होता है ऑक्सीडेटिव, जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है उसको कैटलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, और जो ऑक्सीडेज है उसका यूज़ हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस सेक्सुअली? इनमें से कौन सा ऐसा स्पोर है जो सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए कॉनिडिया, बी स्पोरेंजियोस्पोर्स, सी एस्कोस्पोर, डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा एस्कोस्पोर। ये हो जाएगा सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग स्पोर। तो ये प्रोड्यूस करता है कौन? एस्कोमाइसेटिस। ठीक है, और कॉनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर ये हो जाएगा एसेक्सुअल स्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए, ये एल है लेडरबर्ग एंड टॉटम, बिडल एंड टॉटम, सी ग्रिफिथ, डी नन ऑफ दिस। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो हमने बहुत पहले ही पढ़ा था, तो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट है, तो किसने दिखाया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? ये हो जाएगा फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, ऑप्शन सी फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो ये लेडरबर्ग और टॉटम के बारे में अगर देखें तो इन दोनों ने क्या किया था? कंजुगेशन का जो प्रोसेस है, बैक्टीरियल कंजुगेशन का जो प्रोसेस है उसको दिखाया था। और एक है जिंदर एंड लीडरबर्ग और जिंदर, इन दोनों ने क्या दिखाया था? जो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है, बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, तो इसके लिए हो जाएगा जिंदर एंड लीडरबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज? ऑप्शन ए लुईस पैस्चर, बी लिस्टर, सी एंथनी वॉन लीवनहॉक, डी रॉबर्ट कोच। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बन जाएगा एंथनी वॉन लीवनहॉक। लेकिन अगर हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के लिए बोले तो वो हो जाएगा लुईस पैस्चर। ठीक है, और लिस्टर को देखें, जोसेफ लिस्टर, वो हो जाएगा फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, और रॉबर्ट कोच बन जाएगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक मेथड वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय? ऑप्शन ए, ये आइवेनोवस्की है, ऑप्शन ए आइवेनोवस्की, बी लॉर्ड लिस्टर, सी एडवर्ड जेनर, डी बेजरिंग। जो एंटीसेप्टिक मेथड है उसका डेमोन्स्ट्रेशन फर्स्ट किसने किया था? वो हो जाएगा लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। ठीक है, और जो आइवेनोवस्की है उसके लिए हम लोग देखें तो इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट जो वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस, उसका इन्वेंट किया था। और जो एडवर्ड जेनर है तो उसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोला जाता है। अगर हम लोग बेजरिंग के बारे में देखें तो बेजरिंग को फादर ऑफ वायरोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले क्या दिखाया था? जो वायरस है वो बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं, मतलब जो वायरस होता है वो स्मॉलर होता है और वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। बेजरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में भी देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, बी लुईस पैस्चर, सी लिस्टर, डी एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर। रॉबर्ट कोच, तो ये हो जाएगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और इन्होंने पहले क्या किया था? जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है उसका डिस्कवर किया था। और जो एंथ्रैक्स है, एंथ्रैक्स कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रासिस, उसको भी उन्होंने पहले क्या किया था? आइसोलेट किया था। और वैसे पैस्चर हो जाएगा। पैस्चर के बारे में जाने तो इन्होंने पहले जो एबायोजेनेसिस का थ्योरी है उसको डिस्प्रूव किया था, साथ में उसका जो पेस्चराइजेशन का प्रोसेस है और फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उनको भी पहले दिखाया था। और अगर लिस्टर के बारे में देखें तो ये पहले हो चुका है। ये क्या हो जाएगा? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म म्यूटेशन वॉज कॉइन्ड बाय ऑप्शन ए पैस्चर, बी डार्विन, सी ह्यूगो द व्राइस एंड डी लामार्क। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ह्यूगो द व्राइस। म्यूटेशन का जो टर्म है पहले दिया था ह्यूगो द व्राइस ने। तो डार्विन और लामार्क है, तो इन दोनों को हम लोग कहाँ पे देखते हैं, इवोल्यूशन जब पढ़ते हैं तब देखते हैं। डार्विन को बोला जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन ने कुछ थ्योरीज दिए थे, जैसे हो गया थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इन्होंने क्या दिखाया था, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। और वैसे ही लामार्क की कंट्रीब्यूशन इवोल्यूशन में ही देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन, बी पैस्चर, सी जॉनसन एंड हेंस एंड डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन है जॉनसन एंड हेंस। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें कि किसने पहले डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो वो हो जाएगा अर्नस्ट रुस्का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हो जाएगा अर्नस्ट रुस्का। और अगर सिंपल माइक्रोस्कोप पहले किसने बनाया था, तो वो हो जाएगा जैकेरियस जेंसन। और जैकेरियस जेंसन के बाद ही एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने सिंपल माइक्रोस्कोप उन्होंने अपने तरीके से बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन ए पैशर, बी जेनर, सी कोच, डी ए.एल. हॉक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, ठीक है। हम लोग किसको जानते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर, रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, डिजीज दैट अफेक्ट्स मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज इज टर्म्ड एज, ऑप्शन इज स्पोरेडिक, बी पेंडेमिक, सी एपिडेमिक, डी एंडेमिक। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी 2 साल पहले कोविड का बहुत ज़्यादा, मतलब सब जगह पे कोविड देखा गया था। तो अगर ऐसे हम लोग देखें, कोविड ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया था, ठीक है। तो ये किस टाइप का डिजीज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेंडेमिक, ठीक है। जो डिजीज़ पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ में देखा जाता है एक साथ, तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज़, तो ये हो जाएगा पेंडेमिक। लेकिन अगर हम लोग इसके एपिडेमिक के बारे में बात करें, एपिडेमिक एक ही कंट्री में होता है या फिर एक ही कम्युनिटी में होता है। जैसे अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में कौन से एपिडेमिक डिजीज़ देखा जाता है, तो वो हो जाएगा मलेरिया, डेंगू, जो कॉमनली देखा जाता है वो सब। और अगर हम लोग एंडेमिक के बारे में बात करें, तो एंडेमिक कुछ ऐसे पर्टिकुलर पीपल या फिर पर्टिकुलर कंट्री में देखा जाता है एंडेमिक। और स्पोरेडिक के बारे में बात करें, तो ये कुछ ऐसे इरेगुलर या फिर आइसोलेटेड प्लेसेस में देखा जाता है, ठीक है, वो हो जाएगा स्पोरेडिक। तो इस क्वेश्चन से मुझे कुछ याद आ रहा है कि जो मलेरिया के बारे में अभी मैंने बोला, मलेरिया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मलेरिया फ्री इंडिया कब बन जाएगा, तो ऐसे कुछ करके एक टारगेट रखा गया था कि इंडिया मलेरिया फ्री कब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2030। तो बोला गया है कि इंडिया 2030 तक मलेरिया फ्री बन जाएगा। वैसे हम लोग अगर लेप्रोसी जो है डिजीज़, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो कॉज करता है, तो ये हमारी इंडिया जो है लेप्रोसी फ्री कब तक बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2027, ठीक है। इंडिया लेप्रोसी फ्री का टारगेट रखा है इंडिया ने 2027। और एक डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हमारे जो RBCs होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं। तो इसके लिए इंडिया ने टारगेट रखा है कि कब सिकल सेल एनीमिया फ्री इंडिया बन जाएगा, तो वो हो जाएगा 2047, ठीक है। और ये 2047 क्या है, अमृत काल है। अमृत काल मतलब अभी तो नाम चेंज करके कटे हुए काल रख दिया, ठीक है। तो ये टारगेट रखा गया था सिकल सेल एनीमिया के लिए। तो इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और जितने भी आपके लाइफ साइंस के एग्ज़ाम हैं तो सबके लिए आप लोग देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ MCQs डिस्कस करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।